बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स। अभी तक हमने देखा था केवल इंटीजर पार्ट के लिए, मतलब नेचुरल नंबर या होल नंबर के लिए। अब एनी इंडेक्स के लिए। अभी तक हमने जितना भी पढ़ा था वो केवल और केवल किसके लिए पढ़ा था? होल नंबर के लिए। अब हम देखते हैं अगर कुछ भी हो तब क्या होगा। छोटा सा ये इसमें ऐसा नहीं है कि पूरा डिटेल में है ये, तो डिटेल में ये बैचलर डिग्री में ही होता है। ये यहाँ पे बेसिक है, बस समझना है हमें क्या है। ठीक है, सो लेट्स सी। तो अपना 1 प्लस एक्स की पावर एन नॉर्मल बाइनोमियल की बात करते हैं। जब हमारा होल नंबर था तो हमने देखा था ये क्या आता है, एनसी नॉट प्लस एनसी वन एक्स प्लस एनसी टू एक्स स्क्वायर, बीच में कहीं पे एनसीआर एक्स की पावर आर, फिर आगे बढ़ के एनसीएन एक्स की पावर एन। ये अपना 1 प्लस एक्स की पावर एन, जहाँ पे एन हमारा एक होल नंबर 0 1 2 3 वट कुछ भी हो सकता था, तो ये हमने देखा था। अब ये हमें पता है एनसी नॉट की वैल्यू तो 1 होती है, एनसी वन की वैल्यू एन होती है, ठीक है। अब अब आता है एनसी टू। एनसी टू को मैं कैसे लिख सकता हूँ? फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल टू एन माइनस टू फैक्टोरियल। करेक्ट ना? एनसी टू को ऐसे ही लिखेंगे। अब फॉर्मूला ब्रेक करूंगा तो अब इसे लिख दिया मैंने एन एन माइनस वन एन माइनस टू फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस टू फैक्टोरियल, और ये टू फैक्टोरियल। एन माइनस टू फैक्टोरियल से एन माइनस टू फैक्टोरियल कैंसिल आउट, तो एन एन माइनस वन अपॉन टू फैक्टोरियल। मैं एनसी टू को ये लिख सकता हूँ एन एन माइनस वन अपॉन टू फैक्टोरियल। ऐसे ही एनसी थ्री, एनसी थ्री अपने पास क्या होगा? एन फैक्टोरियल अपॉन थ्री फैक्टोरियल एन माइनस थ्री फैक्टोरियल। अब मैंने इसे क्या लिख दिया? एन एन माइनस वन एन माइनस टू एन माइनस थ्री फैक्टोरियल अपॉन थ्री फैक्टोरियल एन माइनस थ्री फैक्टोरियल। कैंसिल आउट। तो एन एन माइनस वन एन माइनस टू अपॉन थ्री फैक्टोरियल। इसी तरह से आगे बढ़ता रहेगा। एनसी थ्री में ये आ जाएगा, ऐसी एनसी फोर में आ जाएगा, एनसी फाइव में आ जाएगा। अब देखो है क्या, अब बात है क्या फाइनल, कि अब अगर एन एक, जैसे कि यहाँ पे हम एनसीएन की अगर मैं बात करूं, अगर मैं एनसीएन की बात करता हूं तो एनसीएन हमें इस तरह से कुछ ही मिल जाएगा, एन एन माइनस वन, आगे इस तरह से चलता जाएगा। तो होता क्या है कि जब एक होल नंबर होता है, जब एक यहाँ पे ये होल नंबर या एक नेचुरल नंबर है, तो हमें ब्रेक मिल रहा है। तो हमें ब्रेक मिल रहा है क्यों? क्योंकि कहीं पे जाके वो चीज जीरो के इक्वल हो जाती है। जैसे कि मैं इसे जनरल नाम देता हूं, मान के चलो इसमें कोई जनरल टर्म नाम दे देता हूं, एनसीआर, एनसीआर का बोल देता हूं, जो बीच वाला है ना इसे जनरल नाम दे देता हूं कहीं एनसीआर। तो ये कैसे हो जाएगा? एनसीआर को अगर मैं देखूंगा इसी के एक ऑब्जर्वेशन से देख लेता हूं, नीचे आर फैक्टोरियल, ऊपर एन एन माइनस वन एन माइनस टू, और यू कैन सी कहां तक जा रहा है। अगर थ्री है तो टू तक जा रहा है, मतलब एन माइनस आर प्लस वन तक जाएगा। ऑब्जर्वेशन देख लिया मैंने क्या, कि अगर NC2 है तो वन तक जा रहा है, NC2 है तो वन तक जा रहा है, NC3 है तो टू तक जा रहा है, NCR है तो उसमें एक ऐड हो जाएगा, यहां तक जाएगा।
n-2 को मैं ये तो लिख सकता हूँ ना n-3+1। ठीक है, अब देखो है क्या कि अगर हमारे पास n एक इंटीजर होता है, हमारे पास अगर क्या होता है n एक इंटीजर होता है बेटा, अभी मैं तुम्हारे डाउट के ऊपर आता हूं, तो हमें एक टाइम के बाद टर्म स्टॉप मिल जाती है। बट अगर n एक इंटीजर नहीं है, अगर n एक इंटीजर नहीं है अदर देन रियल नंबर है, तो हमें एक्सपेंशन क्या मिलेगा, हम कैसे लिखेंगे? अब nc नॉट करके लिखेंगे, हम लिखेंगे 1 प्लस nx, nc2 की वैल्यू n-1 अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर प्लस n-1 nc3 की वैल्यू फैक्टोरियल 3 अपॉन एक्स क्यूब, और ये सीरीज चलती रहेगी आगे तक। ये सीरीज क्या होगी, आगे तक चलती रहेगी, कभी भी स्टॉप नहीं होगी, आगे तक हमेशा ये सीरीज चलती रहेगी। ठीक है, और अगर n एक नेचुरल नंबर हो जाएगा तब ये सीरीज बीच में कहीं पे स्टॉप हो जाएगी, नहीं तो ये सीरीज चलती रहेगी जहां तक भी है। तो ये बेसिकली, और ये सीरीज कब डिफाइन है, जब हमारा x -1 से 1 के बीच में, अदरवाइज ये सीरीज हर किसी x के लिए डिफाइन नहीं है। ऐसा नहीं है कि 1 + 4⁻⁻⁵ इसके लिए ये सीरीज डिफाइन है, गलत। ये सीरीज तब डिफाइन है जब ये वाला नंबर अपना जो है ये हाफ, ये -1 से 1 के बीच में हो, तभी ये सीरीज डिफाइन है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, ये एक्चुअली डायरेक्ट एक ही इसमें चीज है बस, यही कि 1 + x की पावर n, अगर मेन बात करूं तो 1 + x की पावर n, n बिलोंग्स टू r के लिए, रियल नंबर के लिए इसका एक्सपेंशन ये होता है, और ये तभी डिफाइन है जब x -1 से 1 के बीच में। तो ये इसका अपना मेन पार्ट है। और इसके एक्सपेंशन में जो जनरल टर्म होता है, वो अभी हमने देखा था, जनरल टर्म ये होगा x की पावर r का कोफिशिएंट, जनरल टर्म मतलब, या x की पावर r का कोफिशिएंट, व्हाटएवर यू कैन से। तो ये होगा n-1 n-2 अप टू n-r+1 अपॉन फैक्टोरियल r x की पावर r, ये अपना जनरल टर्म होगा, या x की पावर r का कोफिशिएंट होगा, ये अपना जनरल टर्म होगा, या x की पावर r का कोफिशिएंट होगा। सो ये वाला जो है ये मेन है, बस इसमें यही है, फिर हम क्वेश्चन देखेंगे। यस बेटा हरजोत बोलो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सब बैक करना। बिल्कुल सर NC3 से नहीं समझ में आया सर। NC3 आपको समझ में आ गया क्या है? यस सर। NCR आपको समझ में नहीं आया बेसिकली, यस मैं सर। करेक्ट? यस सर। चलो देख लेते हैं, अलग से दिखा देता हूं मैं NCR को। ये तो मैंने ऑब्जर्वेशन से दिखाया, मैं इसे अलग से सॉल्व करके बता देता हूँ। NCR इज व्हाट, मैं लिख सकता हूँ फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r n-r फैक्टोरियल। एम आई करेक्ट और नॉट? यस सर। अब n फैक्टोरियल को मैं देखो क्या लिख सकता हूँ, n फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ 1 × 2 × 3 × अप टू n, करेक्ट ना? यस सर। मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, मान के चलो इसको बीच में कहीं मैंने ले लिया n-r है, फिर n-r+1 n-r+2 अप टू n, ऐसे भी लिख सकता हूँ इसे मैं। यस सर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है? नो सर। नो। अब ये क्या है, n-r का फैक्टोरियल नहीं है ये? n-r का फैक्टोरियल है।
और ये वाला टर्म अपना क्या है, इसको रिवर्स करके भी लिख सकता हूँ मैं। कैसे कर सकता हूँ? रिवर्स करके भी लिख सकता हूँ। n रिवर्स करके लिख रहा हूँ, n-1 n-2 रिवर्स करके, मतलब यहाँ पे रिवर्स करके मतलब सीधा में तो ऐड हो रहा है और उल्टे में एक सब्ट्रैक्ट हो रहा है, बस ऐसे भी लिख सकता हूँ ना। ठीक है। यस सर। अब भाई सीधा दिख रहा है, ये फैक्टोरियल n की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे, n-r फैक्टोरियल से n-r फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा तुम्हारे पास, n-1 n-2 अप टू n-r+1 अपॉन फैक्टोरियल r, यही बचेगा ना एनसीआर। यस और नो? यस सर। बस तो यही मैंने सर बताया है, ये मैंने सर ऑब्जर्वेशन से बता दिया था बस। हाँ सर इसके आगे वाला भी समझा दो। ये वाला, n बिलोंग्स टू रियल नंबर। हाँ यस। जैसे कि हम पहले डिस्कस कर रहे थे कि 1 प्लस एक्स की पावर n क्या होता है, nc0 प्लस nc1x प्लस nc2x स्क्वायर प्लस अप टू ncn x रेज टू दी पावर n, जो हमने स्टार्टिंग वाली क्लासेस में डिस्कस किया था। वो तभी वैलिड है जब हमारा स्मॉल n एक नेचुरल नंबर हो। बट अगर स्मॉल n नेचुरल नंबर नहीं है, भाई स्मॉल n तुम्हारे पास आ गया 1 प्लस एक्स रेज टू दी पावर 2/3 आ गया, -2/3 आ गया, अब भाई ये तो हमें आता ही नहीं, राइट। तो इसके लिए देखो इसमें ना बहुत ज्यादा, क्योंकि ये बस ऊपर ऊपर से थोड़ा सा ही है, तो इसमें बहुत ज्यादा डेप्थ में घुसने का कोई फायदा नहीं है। सर n x। हाँ तो हमारा जो एक्सपेंशन होता था क्या, 1 प्लस nc0, तो 1 nc1n होता है, nc1n nc1x, ठीक है। यस सर। nc2 की वैल्यू हमने अभी निकाली है, करेक्ट ना। ओके सर। nc2 nc3 की वैल्यू हमने निकाली है, बस तो मैंने ये वैल्यूज पुट की हैं। और ओके इसका सर। एक्सपेंशन जो होता है, अगर नेचुरल नंबर है तो बीच में ब्रेक मिलता है, बट अगर नेचुरल नंबर नहीं है तो इस तरह से सीरीज चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है, ठीक है। और ये तभी वैलिड है जब हमारा जो x यहाँ पे है वो -1 से 1 के बीच में है, अदरवाइज ये वैलिड नहीं है। हम उसका नहीं, उसे नहीं छेड़, उसका कुछ नहीं कर सकते हैं अगर x की वैल्यू -1 या 1 से, जैसे कि जब हमारा n नेचुरल नंबर होता था तब तो हम कुछ कर लेते थे, बट अगर n नेचुरल नंबर नहीं है हमारा, तब हम x जो है हमारा -1 से 1 के बीच में ही हो सकता है। तो पहली बात एक्सपेंशन कैसे होगा, तो एक्सपेंशन में बस एक चीज का फर्क है, एक तो हम एनसीआर के टर्म नहीं लिख रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमने देखा था एनसीआर के लिए ये जरूरी है कि ये अपना नेचुरल नंबर हो, ये हम देख चुके हैं। इसीलिए मैं एनसी के टर्म नहीं लिख रहा हूं, क्यों, क्योंकि अगर हमारा एन रियल नंबर है तो इसका कोई मतलब नहीं है 2/3c1, ये इसका कोई सेंस नहीं है, इसका लॉजिकली कोई भी सेंस नहीं है 2/3c1 का। लॉजिकली सेंस केवल उसका बनता है अगर ये नेचुरल नंबर हो। सो दैट्स वाई इसे मैंने एनसी के टर्म में नहीं लिखा, मैंने ब्रेक करके लिखा है। तो पहली बात वही चीज है, पर वो इन्फिनिटी टर्म तक जाएगी, और हमारा कोई जनरल टर्म जो बीच में होगा वो क्या क्या होगा, जो हम अभी देख चुके हैं इस तरह से, भाई जनरल टर्म एनसीआर एक्स रेज टू दी पावर आर ही होगा, जो हमारा ये, हम एनसीआर नहीं लिखेंगे, एनसीआर की जगह हम ये लिखेंगे, राइट। सो लेट्स सी द क्वेश्चन, एक ही टाइप के बेसिक क्वेश्चंस हैं बस, एक ही टाइप के बेसिक क्वेश्चन है। यस बेटा बोलो। सर जो x की वैल्यू है वो -1 और 1 के बीच ही क्यों होनी चाहिए, कोई और नंबर नहीं हो सकता? बेटा अब देखो, सपोज करो अगर कोई और नंबर है, मान के चलो 2 है, सपोज करो कोई और नंबर है, क्या मान के चलते हैं, 2 मान के चल लेते हैं, ठीक है। यस सर। तो यहाँ पे जब तुम एक बहुत इन्फिनिटी तक अप्रोच कर रहे हो इसे, तो 2 की पावर इन्फिनिटी तक हो गई,
तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, अपने आप 1 + 2 की पावर, तो ये तो इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाएगा, तो इसका तो कोई लॉजिकली मीनिंग निकलता नहीं है। नहीं आई बात समझ में? तो अगर x की वैल्यू हमारी 1 से बड़ी हो गई तो इसके एक्सपेंशन में हमें बहुत बड़े टर्म मिलने लग जाएंगे। दैट्स व्हाई x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होती है। बट अभी मैं तुम लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि इन चीजों को लेके कंफ्यूज मत हो, क्योंकि इसका कोई भी ना तो बहुत कोई क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना इसका कोई यूज है, बस एक उसके लिए दिया हुआ है हमारे एक बेसिक उसके लिए, बाकी दिस इज द लीस्ट कि इसमें कोई क्वेश्चन पूछा गया है या कुछ। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसमें बहुत ज्यादा मत उलझो। लॉजिक मेरे पास हर चीज के लॉजिक हैं, बट अगर वो इंटरेस्टिंग है तो लॉजिक ऐसा नहीं है कि इसमें क्यों लिया, सारी चीजें हमारे पास हैं, बट उसमें कंफ्यूज होना कोई लॉजिकल है नहीं, क्यों इसके आगे फर्दर कुछ है ही नहीं, टॉपिक ही नहीं है, क्वेश्चन ही नहीं है ज्यादा। ठीक है, सो देखते हैं क्या एक क्वेश्चन एक तरह का क्वेश्चन इस पे बनता है बस। जैसे 1 - 3x अपॉन 4 2/5 सपोज करो। 1 - 3x अपॉन 4 होल रेज टू दी पावर 2/5। तुमसे पूछ लिया कि इसके एक्सपेंशन में अपनी 4th टर्म क्या होगी। तुमसे पूछ लिया इसके एक्सपेंशन में अपनी 4th टर्म क्या होगी। सिंपल। तो हमें पता है, देखो अब ये NC4 से नहीं कर सकते तुम इसे, तुम्हारे पास अगर NC4 से करना चाहो तो हालांकि हम कर पाएंगे, बट प्रॉपर नहीं, जैसे कि तुम्हें इसमें प्रॉपर वैल्यू नहीं पुट करोगे। जैसे कि मैं लिखूंगा, मान के चलो मैं ऐसे करता हूँ, तो T4 हम कैसे लिखेंगे, अगर मैं उसके हिसाब से जाता हूँ तो मैं लिखूंगा NC3, करेक्ट, और अपना हो जाएगा -3x रेज अपॉन 4 रेज टू दी पावर 3, ऐसे ही लिखूंगा, करेक्ट ना। पहले वाले की बात कर रहा हूं, पहले अगर हम जनरल टर्म में जाते तो। बट अगर हमारे पास n जो है वो रेशनल नंबर है, मतलब नेचुरल नंबर नहीं है, तो मैं n की वैल्यू ऐसे पुट नहीं करूंगा, पहले इसे सॉल्व करूंगा। दैट इज n n-1 n-2 अपॉन फैक्टोरियल 3। अभी थोड़ी देर पहले हमने सॉल्व किया था, बस अब n की वैल्यू डाल दो, 2/5 -1 2/5 -2 अपॉन 3 फैक्टोरियल इनटू ये हो जाएगा माइनस, या सॉल्व कर लेंगे, मतलब जो भी है, दैट्स इट। इसे सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। एक ही तरह के क्वेश्चन बनते हैं बस केवल इसमें कि हमें इस तरह से कोई चीज गिवन है और हमसे बोला है कि इसका 4th टर्म क्या होगा, 5th टर्म क्या होगा, 6th टर्म क्या होगा। तो मुझे 4th टर्म पूछा, तो 4th टर्म, चलो अभी नॉर्मल बात करते हैं, चलो मान के चलो ये किसी को नहीं बैठा फॉर्मूला, ये कुछ याद मत करो, तुम मत करो कुछ भी याद, कोई फॉर्मूला याद मत करो, छोड़ो, बात खत्म करते हैं, कोई फॉर्मूला याद नहीं करना। तो हम नॉर्मल बात करते हैं। चेंज क्या है कि 1 - 3x अपॉन 4 होल रेज टू दी पावर 2/5। पहले होल रेज टू दी पावर छोड़ो, चलो पहले होल रेज टू दी पावर छोड़ो, क्या है, हम जनरल टर्म T4 कैसे लिखेंगे, NC3, भाई R की वैल्यू 3 होगी ना, R की वैल्यू एक कम होती है, तो NCR अपना ये तो रहता है NCR x की पावर R, तो NCR -3x अपॉन 4 होल रेज टू दी पावर 3। बट अगर n तुम्हारा नेचुरल नंबर नहीं है
तो तुम पहले NC3 को सॉल्व करोगे और फिर n की वैल्यू पुट करोगे। दैट्स इट, सिंपल। और अब इसे सॉल्व तो कर ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आई गेस चाहो तो कर भी सकते हैं। 2/5 2/5 -1 -3/5 2/5 -2 2 -10 -8/5 अपॉन 6 3 फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा -27 अपॉन 64x3। चाहो तो वैल्यू रख सकते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 3 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, और 8 से ये 8 64 टाइम्स हो जाएगा। तो ऊपर बच रहा है अपना -27, नीचे बच रहा है 125 इंटू 8x। ये अपना आंसर हो जाएगा। और देखते हैं 1 minus 2x upon 3 whole raised to the power -3/4। इसके एक्सपेंशन में तुम्हें फिफ्थ टर्म बताना है। इसके एक्सपेंशन में तुम्हें फिफ्थ, कोई फॉर्मूला याद नहीं करना हमें, कोई याद नहीं किया हमने, कोई फॉर्मूला याद नहीं किया। कोई ये हमने याद नहीं किया कुछ भी फॉर्मूला, नॉर्मल बात करते हैं। तो इसका फिफ्थ टर्म क्या होगा? NC4 x की पावर 4। इसका फिफ्थ टर्म यही होगा या नहीं, पहली बात। हाँ बेटा बिल्कुल बिल्कुल, डोंट वरी डोंट वरी, पहले ये समझ लेते हैं फिर देखते हैं। NC4 -2x अपॉन 3 होल रेज़ टू दी पावर 4, ये जनरल टर्म होगा। पर अगर n इंटीजर होता, कोई होल नंबर होता, तो भाई हमारा चिल हो जाता, हम NC4 की वैल्यू निकाल लेते, सॉल्व हो जाता। बट n यहाँ पे हमारा ये, तो हम डायरेक्टली पुट नहीं करेंगे, पहले से सिंप्लीफाई करेंगे NC4 को। ये फैक्टोरियल n, ठीक है। मैंने तुम्हें ये वाला, मैं डायरेक्टली चाहो तो फॉर्मूला से भी करवा सकता था, बट मैं अवॉइड कर रहा हूँ फॉर्मूला की। चलो ठीक है भाई, फॉर्मूला नहीं करते। अब इसे सॉल्व करते हैं। n फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकता हूँ? n n-1 n-2 n-3 और फिर n-4 फैक्टोरियल, और नीचे 4 फैक्टोरियल n-4 फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल को मैंने ब्रेक किया और कैसे लिखा? n n-1 n-2 n-3, फिर n-4 फैक्टोरियल पे स्टॉप करूंगा। क्यों? क्योंकि ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये अपना हो जाएगा 16 अपॉन 81 x रेज़ टू दी पावर 4। बस अब n की वैल्यू तुम पुट कर सकते हो, अब फ्री हो, -3/4। जो भी होती कोई दिक्कत नहीं। बस अब सॉल्व कर लेंगे। सो यू कैन सी, कोई नया फॉर्मूला हमें लगाने की जरूरत नहीं पड़ी है। सो इसमें मेनली इसी तरह के क्वेश्चंस हैं हमारे पास। बस बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स, उसका जनरल टर्म कैसे देखेंगे, उसका जनरल टर्म कैसे देखेंगे, ठीक है। ये हो गया। अब एक लास्ट, हालांकि इसका कोई क्वेश्चंस रिलेटेड नहीं है, नॉर्मली है क्या, कि 1 प्लस एक्स की पावर -n अगर मैं करता हूं, जहां पे n एक पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब लाइक 1 प्लस एक्स की पावर -1 1 प्लस एक्स की पावर -2,
इस तरह से अगर मैं करता हूं तो क्या देखते हैं क्या चेंज आएगा। तो अपने पास 1 प्लस एक्स की पावर, पहले n तो अपने पास हम देख चुके हैं, 1 प्लस एक्स की पावर n अपने पास है 1 प्लस एन एक्स प्लस n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर प्लस n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 एक्स क्यूब प्लस इसी तरह से सीरीज आगे चलती रहती है। अच्छा ठीक है, अब अगर 1 प्लस एक्स की पावर माइनस n हुआ, 1 प्लस एक्स की पावर अब अगर क्या हुआ माइनस n, तो n की जगह पे माइनस n पुट कर दूं मैं, n की जगह पे क्या पुट कर दूं माइनस n, तो 1 माइनस एन एक्स हो जाएगा, ये माइनस n माइनस 1 हो जाएगा, ये माइनस n माइनस 1 माइनस n माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 एक्स क्यूब हो जाएगा। तो अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 1 प्लस एक्स की पावर माइनस n दैट इज 1 माइनस एन एक्स, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा n प्लस 1, ब्रैकेट में से माइनस बाहर निकाला तो माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर यहाँ पे तीनों में से माइनस बाहर निकाला तो माइनस n प्लस 1 n प्लस 2 फैक्टोरियल 3 एक्स क्यूब। इसी तरह से आई गेस डैश 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 चल रहा है। एक सीक्वेंस देखेंगे किस तरह का बनेगा, एक सीक्वेंस देखना चाह रहा हूं मैं किस तरह का सीक्वेंस बनेगा। ठीक है, अब मैं अगर इसको देखता हूं तो n प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, क्या मैं इसे n प्लस 1 C2 लिख सकता हूं क्या मैं इसे n प्लस 1 C2 लिख सकता हूं, चेक कर लेते हैं। n प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल 2 n माइनस 1 फैक्टोरियल, यार ना तुम देख लो, n प्लस 1 माइनस फैक्टोरियल, तो ये हो गया n प्लस 1 फैक्टोरियल दैट इज n प्लस 1 n माइनस 1 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा n माइनस 1 फैक्टोरियल, कैंसिल आउट। तो मतलब ये वाला जो टर्म है ये, तो मैं इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रहा हूँ 1 प्लस एक्स की पावर माइनस, तो क्या लिख रहा हूं मैं, पहला वाला तो 1 है, चले कोई दिक्कत नहीं, ये nc1x, और दूसरा वाला ये n प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, ये मैंने अभी देखा क्या है n प्लस 1 C2। ऐसे ही तुम अगर इसे देखोगे तो ये है n प्लस 2 C3, तो 1 प्लस एक्स की पावर माइनस n इसी सीक्वेंस में आगे चलता है, इंडेक्स और r दोनों में एक एक बढ़ाते चलो, अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव लगाते चलो, n प्लस 3C4 एक्स की पावर 4, फिर इसी तरह से आगे माइनस n प्लस 4C5 एक्स की पावर 5 डैश 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 डैश। तो बेसिकली काम की बात क्या है, फाइनली अगर 1 प्लस एक्स की पावर माइनस n हमें आता है तो इसका एक्सपेंशन क्या होता है, 1 माइनस nc1x प्लस n प्लस 1, दोनों में एक एक बढ़ाओ, माइनस फिर दोनों में एक एक बढ़ाओ, डैश डैश डैश। तो ये हमें पता होना चाहिए बस कि ये हमारा आगे कभी कभार काम आ जाता है। और 1 प्लस, ऐसे ही 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 1 अगर लिखना पड़ा तो लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा 1 n की जगह पे माइनस 1, सॉरी n की जगह पे 1 पुट करना है बस,
n की जगह पे क्या पुट करना है, 1 प्लस एक्स की पावर -2 लिखना पड़ गया, तो लिख सकते हैं 1 माइनस 2c1x प्लस 3c2x² माइनस, एक एक बढ़ाना है दोनों में, एक एक बढ़ाना है दोनों में, 4c3x3 डैश डैश डैश। सिमिलरली अगर 1 माइनस एक्स की पावर -n आ जाता है, क्या आ जाता है, 1 माइनस एक्स की पावर -n, तो क्या करेंगे, x की जगह पे क्या पुट कर दूंगा मैं, x की जगह पे अगर -x पुट कर दूं इसमें, तो क्या फर्क पड़ेगा कि जो नेगेटिव साइन वाले हैं वो पॉजिटिव हो जाएंगे। अगर x की जगह पे -x पुट करके देखो क्या फर्क पड़ेगा कि ये जो यहाँ पे x वाला टर्म है ये माइनस पुट करने की वजह से प्लस हो जाएगा। तो 1 माइनस एक्स की पावर -n इज द सेम लाइक दैट, बस फर्क क्या है, सारे टर्म पॉजिटिव मिलता है। और दोनों में एक एक बढ़ाते चलो, हर टर्म कैसे मिलेगा, दोनों में एक एक बढ़ाते चलो, हर टर्म कैसे मिल रहा है, दोनों में एक एक टर्म क्या करते चलो, बढ़ाते चलो। दिस इज व्हाट 1 माइनस एक्स की पावर माइनस है। अगर हमें कभी पूछा जाता है 1 माइनस एक्स की पावर -2 की वैल्यू काम आती है सपोज करो, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, 1 प्लस 2c1x, फिर एक एक बढ़ाते चलना है दोनों में, पावर में और हर किसी में एक एक बढ़ाते चलो, 3c2x², फिर एक एक बढ़ाते चलो तीनों में, 4c3x3, 5c4x की पावर 4। तो बस काफी बार ये डायरेक्टली काम आ जाता है हमें। थर्ड स्टेप में बेटा नेगेटिव क्यों आएगा, x को जब -x रखोगे आप, x को जब -x रखोगे तो -x³ हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। x की जगह पे जब -x रखोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, राइट। तो फर्क बस यही पड़ेगा कि 1 प्लस एक्स की पावर -n में अल्टरनेटिवली पॉजिटिव नेगेटिव मिलते हैं, और 1 माइनस एक्स की पावर -n में सारे पॉजिटिव मिलते हैं। ठीक है, सो ये काफी बार ये डायरेक्टली काम आ जाते हैं, आगे देखेंगे आगे काम आएंगे ये, इसीलिए मैंने अलग से बताया, बाकी इसमें अलग से बताने जैसा कुछ है नहीं। इसके ऊपर जैसे कि मैं अगर मान के चलो तुमसे क्वेश्चन पूछता हूं कि 1 प्लस एक्स की पावर -4 में 7th टर्म क्या होगा, तो तुम उसे पहले वाले मेथड से भी कर सकते थे, बट यहां वाले मेथड से करोगे तो बस थोड़ा सा इजी हो जाएगा, हो जाएगा x की पावर 6, और यहाँ पे अपना किस तरह से टर्म जा रहा है, यू कैन सी 1 प्लस एक्स की पावर -n में ना r प्लस 1th टर्म कैसे मिल रहा है, तो ये अपना r प्लस 1th टर्म में x की पावर r जा रहा है, और यहाँ पे NC1 तो n प्लस r माइनस 1 CR, ये हमें जनरल टर्म डायरेक्टली लिख सकते हैं, बस एक ये फायदा हो जाएगा। इससे मैंने ऑब्जर्वेशन से लिखी है, कोई दिमाग नहीं लगाया। सेकंड टर्म क्या है, x की पावर, सेकंड टर्म में x की पावर 1 दिख रहा है, तो मैंने इसीलिए r प्लस 1 के लिए x की पावर r लेके आया। ऊपर क्या दिख रहा है, n प्लस 0, n प्लस 1, मतलब पावर में से r में से एक सब्ट्रैक्ट हो गया, r में से एक सब्ट्रैक्ट हो गया, और c के नीचे वही है जो x की पावर में है, तो मैंने एक जनरल टर्म IDA से लिख दिया। तो मैंने एक जनरल टर्म IDA से इस तरह से एक ऑब्जर्वेशन करके कि टर्म का सीक्वेंस किस तरह से बन रहा है, ये जो सीक्वेंस है हमें किस तरह से मिल रहा है, उसके हेल्प से मैंने ये लिख दिया n प्लस r माइनस 1 CR x की पावर r।
तो अब फायदा क्या है, मान के चलो मैं पूछता हूँ 1 + x की पावर -4 में 7th टर्म क्या होगा, तो तुम डायरेक्टली लिख सकते हो सर x की पावर 6 n प्लस r, n क्या है सॉरी, n है अपना 4 प्लस r -1 c r -1। 6 - 1, तो 4 + 5 9 c 5 x रेज टू दी पावर 6। एक सेकंड सॉरी आर है ये, तो 9c6 x रेज टू दी पावर 6। ठीक है, 4 बेटा n ही लेंगे ना, n, तो ये n मतलब यहाँ पे नेगेटिव, ऑब्वियसली पॉजिटिव ही लेंगे, n को 4 ही लेंगे, -4 नहीं लेंगे। तो क्योंकि ये जो हमारा एक्सपेंशन है, अगर ये जो हमारा एक्सपेंशन तुम देख रहे हो, तो वो किसके लिए आ रहा है, इस n के लिए आ रहा है ना कि पूरे -n के लिए। तो n को 4 ही लेंगे, -4 नहीं लेंगे, क्योंकि ये जो हमारा आ रहा है ये -n ऑलरेडी है। तो कंपेयर करोगे तो यहाँ पे इसमें और इसमें n की वैल्यू 4 लगेगी, -4 नहीं लगेगी। ये एक्सपेंशन 1 - x की पावर n के लिए नहीं है, -n के लिए है। इफ यू विल कंपेयर दीज टू देन यू विल फाइंड कि -4 सॉरी n की वैल्यू 4 लगेगी, -4 नहीं लगेगी। सो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, यस बेटा हरजोत बोलो। सर बैक करना। सर सर आगे आगे। सर ना आगे। अच्छा अच्छा अच्छा। सर बस। सर आपने ये जो जनरल टर्म ये किया है, जनरल टर्म, हम्म। सर ये तो 1 - x की पावर -n के लिए लिखी है। 1 माइनस, हाँ हाँ, अच्छा प्लस के लिए क्या फर्क पड़ेगा, ये यहाँ पे प्लस के लिए माइनस आ जाएगा बस, ये लो n + r -1 c r, अब -x की पावर r आ जाएगा, राइट ना। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये अपना -x की पावर 6 आ जाएगा, तो अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। ओके सर। अब हमें वही सीक्वेंस समझ में आने चाहिए थोड़े से कि भाई नेगेटिव पॉजिटिव से बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। x की जगह पे -x ले लो, अगर किसी में हमने फॉर्मूला +x से पढ़ा हुआ है, सपोज करो क्वेश्चन में -x आ गया, तो तुम्हें क्या चेंज करना है, फॉर्मूले में x की जगह पे -x डाल दो। तुमने कोई चीज पढ़ी हुई है +x के लिए, क्वेश्चन में आ गया माइनस, तो माइनस डाल दो, क्या दिक्कत है। यस बेटा बोलो। सर एक बार ये भी समझा दो, n + r - 1 कैसे आया सर ये। ठीक है, अच्छा ये भी देख लेते हैं, बिल्कुल। मुझे एक बात बताओ, सेकंड टर्म अपने पास क्या आया है, nc1x आया है या नहीं। यस सर। थर्ड टर्म हमारे पास है n+1c2x², करेक्ट। फोर्थ टर्म है n+3c3, सॉरी n+2c3। अब मुझे बताओ क्या सीक्वेंस बन रहा है, यहाँ और यहाँ। पहले तो अगर ये r+1 है तो ये x की पावर r होगी, t के नीचे जो लिखा हुआ है वो x की पावर से 1 ज्यादा है, करेक्ट और नॉट। यस सर। अब n तो हर में है ही, n तो हर यस। में दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। यस अब सर। ये 2 है तो ये 1 है, ये 3 है तो ये 2 है, करेक्ट ना। यस सर। तो ये r है तो ये क्या होगा, r - 1। अब ये 2 है तो ये 2 है, यस सर। ये 3 है तो ये 3 है, यस सर। ये r है तो ये क्या होगा नीचे, r। बस, ओके सर। राइट ना। तो जनरल टर्म हम बेसिकली ऑब्जर्वेशन से ही निकालते हैं। सो दैट्स इट। तो अगर मान के चलो एक और क्वेश्चन अगर मैं कराता हूँ, तो कुछ कराता है 1 - x की पावर -5, इसके एक्सपेंशन में 10th टर्म क्या होगा। तो हमारी n की वैल्यू 5, r की वैल्यू 10।
तो हमारी n की वैल्यू 5, r की वैल्यू 10, तो n प्लस r माइनस 1 सी आर x की पावर r, या कोफिशिएंट पूछ सकता है तुमसे 10th टर्म का कोफिशिएंट क्या होगा, या तुमसे कोफिशिएंट पूछ सकता है कि 10th टर्म का कोफिशिएंट क्या होगा। सिंपल 14C10। और इसके ऊपर अगर क्वेश्चन आता है तो यकीन मानो डायरेक्ट एडवांस लेवल का क्वेश्चन बनता है। इसके ऊपर अगर क्वेश्चन आता है, क्यों? क्योंकि ये जनरली, हाँ बेटा बोलो। सर आर की जगह पे 9 नहीं आएगा? सॉरी 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 सॉरी, बिल्कुल 9 आएगा, बिल्कुल ठीक बात है, 9 आएगा। तो ये वाली चीजें देखो ध्यान रखो, क्योंकि ये हमें देखो आते हुए भी गलत हो जाता है। ये एक्चुअली बहुत देखा जाता है कि आते हुए भी सिली मिस्टेक्स की वजह से पूरा क्वेश्चन अच्छा खासा गलत हो जाता है। 13C8 x की पावर 9, ये हमारा पूरा जनरल टर्म है, राइट। तो ये छोटी छोटी बातें हैं कि अगर भाई हमें आता भी है तो पता लगा इतने से में ही गलती हो गई। बेटा -5 ये हमने ऑलरेडी फॉर्मूला 1 माइनस एक्स की पावर माइनस n के लिए पढ़ा है, ना कि प्लस n के लिए। अगर मैं ये n के लिए पढ़ता तब n की वैल्यू -5 लेता। मैंने ये ऑलरेडी -n के लिए पढ़ा हुआ है, ये ऑलरेडी -n के लिए पढ़ा है। तो कंपेयर कराओगे तो n की वैल्यू तुम्हें 5 दिखेगी, 4 -5 नहीं दिखेगी। 1 माइनस एक्स की पावर -n और 1 माइनस एक्स की पावर -5 कंपेयर कराओ, x की n की वैल्यू क्या है, 5 या -5? 5। बेटा अभी तो आपको पूरा डिटेल बताया था n प्लस r माइनस 1, अभी तो आपको ये बताया था जनरल टर्म। अभी तो जनरल टर्म में डिस्कस किया था। तो r की वैल्यू 9 है, तो दैट्स व्हाई वी यूज 9 माइनस 1। सॉरी सॉरी सॉरी, यही कहना चाह रहे हो आई गेस। ठीक है, ओके। सो 9 आएगा, उसे भी करेक्ट कर लेना है। एक्चुअली वो टर्म वाला मुझे याद रह जाता है, n प्लस आर माइनस। बिल्कुल बेटा, एक और एग्जांपल देता हूँ। वो टर्म वाला पढ़ा था ना कल, n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1, नंबर ऑफ टर्म्स वाला, तो वो मुझे याद रह जाता है एक्चुअली, उसकी वजह से गलती हो जाती है। याद है ना कल बाइनोमियल थ्योरम में जब मल्टीनोमियल पढ़ा था तो नंबर ऑफ टर्म्स हमने देखे थे n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1 होते थे। तो वो एक्चुअली ये थोड़ा ध्यान रखना, कंफ्यूजन यहाँ पे थोड़े से बन जाते हैं। बिल्कुल मैं एक और क्वेश्चन करा देता हूँ, डोंट वरी। सो 1 माइनस 2x अपॉन 3 होल रेज टू दी पावर लेट अस से -7, इसमें अपने पास 7th टर्म बताना है क्या। देख लेते हैं बिल्कुल एक बार। तो n इज इक्वल टू 7, r इज इक्वल टू 6, करेक्ट। अब मैंने ठीक लिया है। तो n प्लस आर माइनस 1 सी आर x की जगह पे -2x/3 है, सॉरी प्लस ले लेंगे हम, रेज टू दी पावर 6।
तो ये वाली बात भी याद रखना, यहाँ पे 1 माइनस एक्स नहीं दिया हुआ मैंने, 1 माइनस 2x/3 दिया हुआ है मैंने, ये भी हमें मैनेज करके चलना है भाई। तो 12c बाइनोमियल कोफिशिएंट तो बिल्कुल 12c6 होगा, बट अगर हम करेंगे तो इसे प्रॉपर ऐसे लिखेंगे, दैट इज 64/3 की पावर 6, आई गेस 729 x की पावर 6। राइट ना? सो मैं बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स को एक बार प्रिसाइज कर देता हूं थोड़ा सा। देखो, फर्स्ट थिंग, इसको लेके हमें बहुत ज्यादा ये नहीं होना कि यार क्या मतलब, आई नो कि थोड़ा सा डिफरेंट और कॉम्प्लेक्स है ये, राइट? अगर तुम इसे समझ लेते हो तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। अगर तुम इसे समझ लेते हो, समझने में का मतलब क्या है मेरा, वो वाला छोड़ो, चलो ये छोड़ो, इसमें दिमाग मत लगाओ। तो एक तो तुम बस ये वाली बात याद रखो कि ये तभी पॉसिबल है जब ये -1 से 1 के बीच में हो। अगर याद रखने वाला थोड़ा सा है पॉइंट, तो ये तभी पॉसिबल है, एन अगर नेचुरल नंबर के अलावा कुछ होगा तो ये तभी पॉसिबल है जब एक्स की वैल्यू -1 से 1 के बीच में हो। फर्स्ट थिंग, कोई बड़ी बात नहीं। सेकेंड, जनरल टर्म कैसे फाइंड करते हैं? फॉर्मूला छोड़ो, ये छोड़ो, जनरल टर्म कैसे फाइंड करते हैं? जनरल टर्म जैसे कि हमारे पास ये है, तो फोर्थ टर्म जैसे फाइंड करना है तो मुझे कैसे करूंगा मैं? फोर्थ टर्म मुझे पता है क्या होता है, एनसीआर एक्स रेज टू दी पावर आर होता है, एनसीआर एक्स रेज टू दी पावर आर मैंने लिख दिया। अब अगर एन नेचुरल नंबर है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम वैल्यू निकाल लेते हैं आराम से NC3 की। बट अगर एन अदर देन नेचुरल नंबर है तो मैं इसे ऐसे लिखूंगा, एनसी के टर्म में हटाऊंगा, सॉल्व करूंगा, उसके बाद फिर एन की वैल्यू पुट करूंगा। डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, पहले हमें NC3 को सिंप्लीफाई करना है या व्हाटएवर NCR को सिंप्लीफाई करना है, फिर एन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है अगर एन एक नेचुरल नंबर नहीं है। कोई बहुत ज्यादा तो इसमें स्टेटमेंट है, फॉर्मूला तो कुछ है नहीं। सेकेंड थिंग सिंपल, खत्म यहां तक एक बार। थर्ड, अगर 1 प्लस एक्स की पावर -n आता है तो 1 प्लस एक्स की पावर -n का एक्सपेंशन क्या हो गया, 1 माइनस, पहले दो टर्म तुम्हें देखने हैं बस, 1 माइनस NC1x। अब अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव लगाते चलो और तीनों में एक एक बढ़ाते चलो, n+1, 1 में बढ़ाया 2, x में भी बढ़ाया 2। अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव लगाते चलो, एक बढ़ाते चलो, 1 में बढ़ाया 2 हो गया, 2 में 1 बढ़ाया 3 हो गया, x की पावर 2 में बढ़ाया 1 3 हो गया। बहुत ज्यादा कुछ ऐसे लगा? अगर तुम पूरा देखोगे तो याद करने में मेहनत है, बट तुम्हें इंडेक्स r और x की पावर में एक एक बढ़ाते चलना है, कोई बहुत बड़ी टेंशन है कुछ नहीं है। और अगर माइनस साइन आ जाए बीच में तो सारे प्लस, माइनस साइन आ जाए तो सारे प्लस, प्लस है तो अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव। और अपना जनरल टर्म क्या होगा, ये होगा अपना n+r। ये अगर मान के चलो भूल भी जाते हो तो तुम्हें पता है कैसे निकालते हैं, अगर तुम भूल भी जाते हो तो तुम्हें पता है कैसे देखते हैं। अगर मान के चलो ये भूल गए तुम, तुम्हें पता होना चाहिए, घर पे प्रैक्टिस करो कि ये कैसे लिखा था सर ने कैसे देखा था TR+1th टर्म, तो तुम्हें भी लिखना आ जाएगा। कोई बड़ी बात थोड़ी है, मुझे जैसे याद नहीं रहता, सपोज करो मैं कंफ्यूज होता हूँ यार R था या R-1 था, भाई मैं भी कोई कंप्यूटर तो हूँ नहीं कि डायरेक्ट डाटा फीड किया और निकल गया। मान के चलो मेरे पास रैंडम क्वेश्चन आया और मुझे लगा यार पता नहीं R था या R-1 था, तो मैं कैसे निकालूंगा? मैं ऐसे ही तो निकालूंगा। बस मुझे ये याद है कि एक एक बढ़ता जाता है, फिर मैं देख के ऑब्जर्वेशन करके फिर निकालूंगा ये। तो भाई मुझे थोड़ी है कि मुझे सारे फॉर्मूलाज याद हैं या मैं कंफ्यूज नहीं होता, R-1 या R की वैल्यू क्या लेनी है क्या नहीं लेनी, बिल्कुल। बट अगर मुझे पता है कि करते कैसे हैं तो मैं आराम से निकाल लेता हूँ अगर मुझे जरूरत पड़ती है तो। सो बस और कुछ तो हमने पढ़ा नहीं, 3 पॉइंट पढ़े हैं, तीनों पॉइंट में मैंने तुम्हें क्वेश्चन तो
अगर तुम देखोगे स्मार्ट वर्क देखोगे तो कंफ्यूजिंग वाला पार्ट हटा दोगे तो लिमिटेड पार्ट ऐसा है बस जो स्मार्ट सही है और जो काम आता है। उसके बाद हम देख सकते हैं हमें टर्म निकालने में कोई दिक्कत नहीं हो रही क्वेश्चन से, यू कैन सी। ठीक है, सो ये हो गया। अब एक और हमारा एक और टाइप का क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, बस एक और टाइप का क्वेश्चन अलग, बाइनोमियल थ्योरम फॉर एन इंडेक्स से अलग है, ये अलग है। ये क्या है, काफी बार हमसे पूछता है, जैसे कि मैंने पूछ लिया 1 + 2x + 3x स्क्वायर होल रेज टू दी पावर, सपोज करो मैंने कुछ भी दे दिया 50। अगर मैं देखूंगा तो इसे कुछ मान के चलो, कुछ भी आएगा, सपोज करो एक कोफिशिएंट आएगा, कांस्टेंट आएगा, x का टर्म भी आएगा, x स्क्वायर का टर्म भी आएगा, और लास्ट में ऐसे ही x की पावर 30 भी आएगा। लास्ट में मैक्सिमम क्या जाएगा, x की पावर 30। कोफिशिएंट की बात कर रहे हैं, बाइनोमियल कोफिशिएंट की बात नहीं कर रहा हूं मैं। तो हमसे क्वेश्चन किस तरह का आता है, अरे माइंड क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ कोफिशिएंट्स, find the sum of coefficients in the expansion of 1 + 2x + 3x square whole raised to the power 50. I repeat the question, find the sum of coefficients in the expansion of this। मतलब एक तरीके से तुमसे ये पूछा है कि तुम जब इसको एक्सपेंड करोगे और सिंप्लीफाई करोगे तो कोफिशिएंट्स का सम क्या होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन का बहुत सिंपल मेथड है, जो भी वेरिएबल है उसे 1 के इक्वल पुट कर दो। जो भी वेरिएबल है उसे 1 के इक्वल पुट करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगी, 1 + 2 + 3 रेज टू दी पावर 15, राइट हैंड साइड हो जाएगी ये। तो हमारा आंसर हो जाएगा 3 और 2 5 और 1 6 की पावर 15। अगर हमें नहीं पता होगा तो हमें लगेगा कितना टफ क्वेश्चन है। ठीक है, इस बार बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का सम नहीं पूछ रहा, पूरा फाइंड द सम ऑफ कोफिशिएंट्स, ऑल कोफिशिएंट्स। तो जब सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट्स की बात आती है तो हमें कुछ भी नहीं करना है, केवल एक जो भी वेरिएबल है उसकी जगह पे 1 वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है, दैट्स इट। एक और क्वेश्चन कराता हूं मैं और समझाता हूं तुम्हें, और क्वेश्चन समझाता हूं। सपोज करो 1 + 2x रेज टू दी पावर 10 है, तो तुम्हें पता ही क्या होगा, 10c0 + 10c1 2x प्लस 10c1 2x का होल स्क्वायर प्लस, सॉरी यही होगा 10c3 2x की पावर, ऐसे ही करके चलाया जाएगा जहां तक 10c10 2x की पावर 10। अब मैं पूछ रहा हूं, अब मैं अगर ये पूछता फाइंड द सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स, if I will ask find the sum of all binomial coefficients, then your answer will be 2 की पावर 10। n की वैल्यू 10 है, अगर मैं पूछता फाइंड द सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोफिशिएंट्स, बट अगर मैं पूछता फाइंड द सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट्स, तो भाई कोफिशिएंट्स हमारे पास 10c0 और x का कोफिशिएंट 10c1 × 2 है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट 10c2 × 4 है। तो कोफिशिएंट मतलब पूरा काउंट होता है। तो इसके लिए तुम्हें दिख रहा है कि कोफिशिएंट निकालने, अगर तुम x की जगह पे 1 डाल दोगे तो तुम्हारा राइट हैंड साइड में क्या मिल जाएगा, सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट ही तो मिलेगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 3 की पावर 10। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा
3 की पावर 10। सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट्स पूछ रहा है तुमसे ये नहीं पूछ रहा भाई 1 + 2x की पावर 10 है, एक्सपेंड छोड़ो, तुम जो भी आएगा भाई ए नॉट एक कांस्टेंट टर्म मिलेगा, कोई x का कोफिशिएंट मिलेगा, x² का कोफिशिएंट भी मिलेगा, ऐसे ही मैक्सिमम पावर x की पावर 10 ही जा सकती है, तो मैक्सिमम कोफिशिएंट तुम्हें क्या मिलेगा? तो तुमसे सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट्स पूछ रहा है, तो सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट्स की बात आ रही है, तो तुम्हें पता है सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट्स निकालने के लिए अगर तुम्हें क्या करना पड़ेगा, x की जगह पे बस 1 पुट कर दो, तो हमारा सिंपल आंसर आ जाएगा 3 की पावर 10। यस बेटा हरजोत, मैं तुम्हारे पास आऊंगा, डोंट वरी। सपोज करो मैं क्वेश्चन देता हूं x + 2y रेज टू दी पावर 40 बोल दो, चलो मैं तुम्हें बोलता हूं फाइंड द सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट्स। भाई देखो ये जो भी मिलेगा मान के चलो क्या मिलेगा, 40c0 x की पावर 40, x की पावर 39 2 की पावर y 2y। तो सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट्स मतलब तुम्हारा केवल बाइनोमियल कोफिशिएंट्स नहीं, सारे लेने हैं, तो जितने भी वेरिएबल हैं उनकी जगह पे 1 1 पुट कर दो, तो तुम्हारे सारे की सारे जो राइट हैंड साइड में मिलेंगे, राइट हैंड साइड में जो हमें मिलेगा उसको बोलेंगे सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट्स। सो हमारा आंसर हो जाएगा 3 की पावर 40। तो राइट हैंड साइड में जो वैल्यूज मिलेंगी मुझे, उससे ही मैं बोलूंगा इन द लैंग्वेज की सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट्स। तो जब भी सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट लिखा हुआ तुम्हें दिखे क्वेश्चन में, तो सिंपल वेरिएबल की जगह पे 1 1 पुट करना है, दैट्स इट। तो यहाँ पे हमारा बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर खत्म होता है। कल हम लोग स्टैट्स स्टार्ट करेंगे 11th क्लास वाला, तो सभी लोगों को मैंने कल ही बोल दिया था कि 9th 10th का स्टैट्स एक बेसिक आइडिया ले लो, जिससे कि तुम्हें थोड़ा सा मजा आएगा 11th वाला स्टैट्स देखने में, ठीक है। सो दैट्स इट। तो बाकी बाइनोमियल थ्योरम हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आई होप एनसीईआरटी सभी लोग कर चुके होंगे, सो यू कैन गो फर्दर लेवल, यू कैन डू मॉड्यूल, यू कैन डू बुक्स, एंड आई विल सेंड अ सीपीपी टू यू। मैं आज सीपीपी भेज दूंगा, कल भेज दूंगा मैक्सिमम, तो सीपीपी भेज दूंगा, वो सीपीपी ट्राई कर लेना, तो बेसिक नॉलेज तुम्हारी हो जाएगी। बाकी जितना हो सके रिवाइज करते रहो, जितना हो सके रिवाइज करो। वो मेन क्लास में जो मेन है वो अगर तुम भूल जाते हो तो हमारा सारा प्रैक्टिस, सारी मेहनत बेकार जाती है, ठीक है। सो दैट्स इट। तो अभी जो लोग को कोई डाउट नहीं है वो मीटिंग छोड़ के जा सकता है। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। और किसी को कोई डाउट है वो पूछ सकता है। बिल्कुल बेटा, जितने भी वेरिएबल हों सभी में हमें 1 पुट करना होता है। यस हरजोत बोलो बेटा। सर पीछे करना सर, 2 की पावर 10 वाला सम था ये वाला यस सर। क्या बताना है इसमें, बताओ मुझे। सर 2 की पावर 10 कैसे आएगा? 2 की पावर 10 ये बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का सम है, 10c0, ये केवल बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का सम बताया है मैंने। अब मैं बता रहा था कि तुमसे क्या क्या पूछा जा सकता है, या तो तुमसे पूछेगा सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोफिशिएंट्स विच इज इक्वल टू 2 की पावर 10। 2 की पावर n होता है, याद है? यस सर। याद होता है ना, याद है ना, सम ऑफ ऑल। यस तो बस वहां से 2 की पावर 10 आया है। पर अगर सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट्स पूछ ले तो हम जो भी वेरिएबल है उसकी जगह पे 1 पुट कर देंगे।
आई होप क्लियर। ओके सर। सिंपल सी सर बात है। हाँ हाँ, सर ये जो 2 की पावर n वाला था ये लिमिटेड टर्म के लिए था। ये केवल बाइनोमियल कोफिशिएंट्स के लिए है, इसमें कोई बाकी के ये 2 और ये 4 ये काउंट नहीं हो सकते हैं, केवल बाइनोमियल कोफिशिएंट्स काउंट होंगे। भाई मैं ये बोलता हूँ तुम्हें, मैंने बोला 10c1 और 2x। अब मैं तुमसे दो चीजें पूछता हूँ, x का बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या होगा, तो हमारा आंसर होगा 10c1। x का कोफिशिएंट क्या होगा, तो हमारा आंसर होगा 10c1। There is the difference between binomial coefficient and coefficient. कोफिशिएंट ये पूरा नंबर होता है, बाइनोमियल कोफिशिएंट केवल ये वाला पार्ट होता है। आई होप इसमें हमने बाइनोमियल कोएफिशिएंट किया है। हाँ, पहले हमने बाइनोमियल कोफिशिएंट देखा है, उसके बाद फिर सम ऑफ कोफिशिएंट देखा है, दैट इज 3 की पावर 10। ओके सर। ठीक है। गुड मॉर्निंग सर। यस आदित्य बोलो बेटा। बेटा मैं अपलोड कर, एक सेकंड बेटा, मैं अपलोड कर दूंगा थोड़ी देर में वीडियो लेक्चर। ठीक है, हाँ बेटा बोलो। सर लास्ट वाला क्वेश्चन निकालना सर, x प्लस Last 2y वाला, बाई 2 40। बिल्कुल ये वाला, ये 100 कैसे किया, ये वाला। हाँ सर इस पे सर एक तो सर उधर फर्स्ट टर्म तो लिखी है 40c0 x की पावर 40। 40c111 गलत लिख गई। अच्छा, और सर ये x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 1 क्यों लिया सर? देखो क्यों लिया हमने, जैसे कि मान के चलो मैं तुमसे ये पूछता हूँ 40c1 2x इंटू 3y, मैं तुमसे पूछता हूँ एक्स वाई का कोफिशिएंट क्या होगा, क्या होगा एक्स वाई का कोफिशिएंट? सर जो सबको मल्टीप्लाई करके आएगा जो x और y नंबर को आएगा छोड़। वही। एक्स और वाई को काउंट नहीं कर रहे ना तुम? यस सर। एक तरीके से एक्स और वाई को 1 ले रहे हो तुम। यस सर। करेक्ट, तो वही वाली बात है बस। ओके सर। एक्स और वाई को हम देखो, कोफिशिएंट्स जब हम देखते हैं तो हम एक्स और वाई को काउंट ही नहीं करते ना। सर और एक और था ना 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर वाला। हाँ, सर वो वाला भी बता दो सर एक बार। उस वाले में भी यही है कि मान के चलो इसे तुम एक्सपेंड करते हो तो कोई भी टर्म मिलते हैं हमें, तुम्हें कितने भी टर्म मिले सपोज करो, ये तो वैसे ही मैंने लिख दिया, मान के चलो तुम्हें कितने भी टर्म मिल रहे हैं। ठीक यस है, सर। कोई भी किसी तरह के भी, अभी क्योंकि भाई इसका एक्सपेंशन तो मल्टीनोमियल से होता है, पर जिस भी तरह के टर्म मिलेंगे मुझे, अगर मुझे सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट्स फाइंड करना है तो मुझे x इज इक्वल टू 1 मान के चलो, कुछ भी यहाँ पे मिल रहा है a0 की जगह पे, a1 की जगह पे, पर अगर मुझे सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट्स फाइंड करना है तो मुझे x को क्या रखना है, बस 1। फिर सबको सर प्लस करके जितनी पावर होती है वही आंसर आ जाएगा। हाँ बिल्कुल, ओके। x की जगह जब भी तुम्हें सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट पूछना है तो सिंपल टास्क है, हमें वेरिएबल की जगह पे 1 पुट करना है, बस इतना सा स्टेटमेंट दूंगा फाइनली। whenever question examiner is asking like कि find the sum of all coefficients in the expansion of dash dash dash, तो हमें एक ही काम करना है, वेरिएबल की जगह पे 1 पुट करना है। if he is asking like find the sum of all binomial coefficients, then our answer will be 2 की पावर n, right ना? so that's it, now we close this chapter, और बाकी की बातें कल करते हैं। चलो स्टैट्स की बातें और बाइनोमियल के बारे में और कुछ मुझे गाइड करना होगा तो कल कर देते हैं, आज इनफ टाइम ऑलरेडी हो गया है। सो दैट्स इट, सो बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, विल मीट यू टुमारो एट सेम टाइम।